आप में से लगभग 93% लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। नहीं, ये मेरे चैनल के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का इस्तेमाल करने वाले दिमाग की मर्यादा है। जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनमें से 93% लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक को कंज्यूम करते हैं। और मौजूदा सबूत काफ़ी है ये बताने के लिए कि ऐसे कंटेंट से दिमाग में एक सड़न पैदा होती है, सड़न जो वक्त के साथ आपका ध्यान खा जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि 93% लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो बोरिंग है या फिर वो देखना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो देख ही नहीं सकते। दिमाग में शायद उतनी क्षमता बची ही ना हो। अनुरोध है आपसे, इन परिणामों को समझना है तो अंत तक बने रहिए। मन से नहीं तो जबरदस्ती से सही, क्या पता दिमाग को नियंत्रित करने का शायद आपका पहला कदम साबित हो। जब मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपके दिमाग के लिए ठीक नहीं है, तो मैं ये मन मुताबिक नहीं कह रहा। ये ठीक नहीं है, इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन यानी वो वक्त जिस वक्त तक आप अपना ध्यान किसी भी चीज पर केंद्रित रख सकते हैं। किसी इंसान का अटेंशन स्पैन उसकी फोकस करने की एबिलिटी से डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है, और यही अटेंशन स्पैन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से कम होता है। डॉक्टर ग्लोरिया मार्क की एक स्टडी के मुताबिक हम इंसानों का अटेंशन स्पैन इन 2 दशकों में 150 सेकंड से महज 47 सेकंड बचा है। और इन्हीं 2 दशकों में इंटरनेट का इस्तेमाल कहीं ज्यादा मात्रा में बढ़ा है। इंटरनेट का बढ़ता इस्तेमाल और कम हो रहा अटेंशन स्पैन, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, उल्टा प्रमाण है। प्रमाण है हमारी मानसिक खामी और उस खामी के गलत इस्तेमाल का। बड़े बड़े संगठन या कंपनियां ये चाहते हैं कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके ऐप्स पर बिताएं। इसीलिए इन ऐप्स को एक जाल की तरह तैयार किया जाता है, जाल जिसकी रचना हमारे स्वभाव पर निर्धारित है। वैसे कितनी अजीब बात है ये, हम इंसान इतने होशियार हैं कि अपने ही खिलाफ जाने की बेवकूफ़ी कर सकते हैं। दुर्भाग्य है। वैसे मैं भी मानता हूँ हर जिंदगी समान नहीं होती, और अच्छी जिंदगी की कीमत तो होनी ही चाहिए, वरना बेहतर को आम से अलग कैसे करोगे। चलिए देखते हैं, इस वीडियो को जानबूझ के बोरिंग रखते हैं। स्वागत है आपका इस अजीब चैनल की एक और अजीब वीडियो में। माफ़ कीजिए, वीडियो में थोड़ी ज़्यादा ही देर हो गई, थोड़ा भटक गया था, मेरा भी ध्यान कहीं खो गया था, और अब ध्यान में आया कि ध्यान कितना ज़रूरी है। आइए जानते हैं, What are the consequences of consuming the content which our brain is not made to cognitively comprehend? On today's Mental Health and Me, we're taking a closer look at our phones. According to a survey, the average smartphone user scrolls the equivalent of 78 miles a year. What happens when you're just scrolling and you just can't, stop? There is an actual neurological reason why looking at those kinds of videos is just so addicting. We're just starting to see these changes, and we know they're connected to behavioral changes. You're less likely to be able to focus, have longer periods of attention and concentration. Depression, anxiety, the dangers are hiding in there. If you hadn't gone to treatment, where would you be today? I don't think I'd be here. This is a brain that's addicted to a smartphone. It was really bad. Do you want your brain to be this colorful? You don't. पहले कुछ वीडियोस में हम आदतों के मनोविज्ञान को समझ चुके हैं। दिमाग उन चीज़ों को दोहराना पसंद करता है जिनसे खुशी मिले, या फिर उससे बेहतर खुशी की उम्मीद मिले। हमें महसूस होने वाली खुशी और इस खुशी से तैयार होने वाली आदतें, यह मुख्य रूप से एक न्यूरोट्रांसमीटर का नतीजा है, डोपामिन, इंसानी दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम की बुनियाद। एकदम आसान तरीके से समझाया जाए तो हर किस्म की खुशी यानी कि प्लेजर ये डोपामिन से ही संबंधित है। फिर वो खुशी किसी भी किस्म की हो सकती है,
फिर चाहे वो खुशी हो जो पढ़ने से मिले, या कोई खेल जीतने से मिले, किसी परीक्षा में अव्वल आने से मिले, दोस्तों के साथ गप्पे मारने से मिले, कोई मूवी देखने से मिले, पॉर्न देखने से मिले, स्मोकिंग करने से मिले, या फिर ड्रग्स के इस्तेमाल से मिले, हर तरह की खुशी। याद रखिए, हम यहाँ खुशी यानी कि प्लेजर की बात कर रहे हैं। बस इस खुशी को सुकून समझने की गलती मत कीजिए। सुकून और खुशी में बहुत फर्क है। खुशी यानी कि शॉर्ट टर्म प्लेजर, इसको हमारा दिमाग एक रिवॉर्ड की तरह देखता है, और हर किस्म का रिवॉर्ड इसी डोपामिन से संबंधित है, बस फर्क मात्रा का होता है। वैसे डोपामिन को अगर थोड़ा गहराई से समझा जाए तो आपको जानने को मिलेगा कि डोपामिन डायरेक्टली रिवॉर्ड से नहीं बल्कि रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन से एसोसिएटेड है, एक एंटिसिपेटरी हार्मोन। इसका मतलब हमारे दिमाग को असल रिवॉर्ड से ज़्यादा उस रिवॉर्ड की संभाव्यता से प्यार है, और ये प्यार कुछ ज़्यादा ही है। अगर इस संभाव्यता के साथ खेला गया तो यकीनन पूरा रिवॉर्ड सिस्टम नियंत्रित किया जा सकता है, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर, इनके स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट से ये प्रमाणित होता है कि हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम वेरिएबल रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव है। सीधे शब्दों में इसे समझाया जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग अनिश्चित रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा संवेदनशील है, बजाय कि एक नियमित निश्चित रिवॉर्ड, क्योंकि निश्चित रिवॉर्ड में एंटिसिपेशन का फेज ना के बराबर होता है। आपके दिमाग को रिवॉर्ड के बारे में अगर पहले से पता होगा तो उस प्रोसेस में एंटिसिपेशन लगभग होगा ही नहीं। एक स्टेबल रिवॉर्ड की तुलना में वेरिएबल रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन में दिमाग कहीं ज़्यादा डोपामिन प्रोड्यूस करता है। एक बार फिर से सुनिए, एक स्टेबल रिवॉर्ड की तुलना में वेरिएबल रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन में दिमाग कहीं ज़्यादा डोपामिन प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा लूप होल है। वेरिएबल रिवॉर्ड के सही इस्तेमाल से हर आदत को एक लत में तब्दील किया जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में इसका इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। उन हानिकारक परिणामों पे आने से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं, न्यूरल पाथवेज। देखिए, जिस चीज़ से दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, दिमाग उसे पसंद करता है, और डोपामिन की मात्रा आम से ज़्यादा हुई तो दिमाग उस चीज़ को दोहराना चाहेगा। दिमाग फिर याद रखता है कि उसे किन चीज़ों से ज़्यादा डोपामिन मिलता है, इसीलिए आपके दिमाग में उन चीज़ों के लिए रास्ते बन जाते हैं। इन रास्तों को ही न्यूरल पाथवेज कहा जाता है। लेकिन ये जान लीजिए कि ये रास्ते किसी भी चीज़ को एक बार करने से तैयार नहीं होते, बल्कि बार बार उस चीज़ को दोहराने से होते हैं। जितनी बार आप उस चीज़ को दोहराते हैं उतनी ही वो चीज़ एक निर्णय से एक आदत बनने की ओर बढ़ती है। हर आदत के लिए दिमाग में न्यूरल पाथवेज होते हैं, और जितनी मजबूत आदत उतने ही मजबूत न्यूरल पाथवेज। न्यूरल पाथवेज की एक और खूबी है कि वो स्थायी नहीं होते, यानी कि उन्हें बदला जा सकता है, और यही उनकी खूबी भी है और बदकिस्मती से खामी भी। खूबी इसलिए क्योंकि न्यूरल पाथवेज का ये अस्थायी स्वभाव आपको एक आज़ादी देता है। इसका मतलब कि एक आदत या फिर लत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे मिटाया जा सकता है। और ये खामी इसलिए है क्योंकि वो मिटने वाली आदत अच्छी भी हो सकती है। और न्यूरल पाथवेज की सबसे दिलचस्प बात कि दिमाग जैसे जैसे नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, वो पुराने पाथवेज को मिटाता जाता है। इस वजह से अगर आप ज़्यादा वक्त से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपने ये महसूस किया होगा कि आपको अब उन पहले वाली आदतों से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी मिला करती थी। आप भी जानते हैं कि रील स्क्रॉल करने से अच्छा पढ़ना या फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन तब भी आप रील स्क्रॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसान है और इससे आपके दिमाग को ज़्यादा डोपामिन मिलता है। बदकिस्मती से हमारे दिमाग को अच्छी और बुरी आदतों में फ़र्क समझ नहीं आता। उसके लिए तो जो आदत ज़्यादा डोपामिन तैयार करेगी वही मायने रखेगी।
उस आदत का अच्छा होना ये आपकी जिम्मेदारी है, यही मायने रखेगी। उस आदत का अच्छा होना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी स्क्रॉलिंग की ये आदत एक आदत से ज़्यादा हो रही है तो आपके साथ ये यकीनन हुआ होगा। स्मार्टफोन खोलते ही आप कब उस ऐप पर पहुंच जाते हैं ये आपको पता नहीं चलता। इसका मतलब है कि वो आदत आपके न्यूरल पाथवेज में इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो आपके कॉग्निटिव बिहेवियर से बाहर जा रही है। सरल भाषा में कहूँ तो दिमाग उस आदत को इतना दोहराना चाहता है कि वो आपके निर्णय का इंतजार भी नहीं करना चाहता। और गलत मत समझिए, इसमें आपके दिमाग की कोई गलती नहीं है। वो वही सीखता है जो आप उसे सिखाते हैं। हाँ, कुछ हद तक इसमें जिम्मेदार वो ऐप भी है और आपके दिमाग की डोपामिन की चाह भी, लेकिन असल में आपकी ये हालत आपकी अक्षमता का नतीजा है। अक्षमता, जरूरी को ना चुन पाने की। कोई भी रील या फिर शॉर्ट आमतौर पर 30 सेकंड की होती है। हर 30 सेकंड में नई वीडियो, हर 30 सेकंड में कुछ नया। और खास बात कि पहले वाली वीडियो आने वाली दूसरी वीडियो से पूरी अलग है। हर 30 सेकंड में होने वाले इस बदलाव को दिमाग एक रिवॉर्ड की तरह लेता है। इसका मतलब कि हर 30 सेकंड में एक रिवॉर्ड, और वो भी वेरिएबल फॉर्म में। कुछ वीडियोज स्क्रॉल करने के बाद ही आपका दिमाग इस पैटर्न को समझ जाता है। दिमाग फिर अनुमान लगाना चाहता है कि शायद अब वो वीडियो आ जाए जो ज़्यादा दिलचस्प हो। आप फिर स्क्रॉल करते हैं, वीडियो बदलती है, शायद वो वीडियो उतनी दिलचस्प ना हो। आप फिर स्क्रॉल करते हैं, दिमाग फिर अनुमान लगाता है, फिर अपेक्षा करता है। और इसके दौरान अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई तो और स्क्रॉल करने के लिए वो एक प्रेरणा बन जाती है। और वीडियो खास भी नहीं हुई तब भी रिवॉर्ड की महज संभाव्यता ही आपको स्क्रॉल करते रहने के लिए काफ़ी है। इनवेरिएबल रिवॉर्ड, इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग और रिवॉर्ड का एंटिसिपेशन, ये चीज़ें इतनी मात्रा में डोपामिन तैयार करती है जो साधारण नहीं है। स्क्रॉलिंग से मिलने वाला स्टिमुलेशन इतना ज़्यादा है कि वो आपके दिमाग के लिए एक एडिक्टिव ड्रग के बराबर है। आपको लग रहा होगा कि मैं चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूँ, लेकिन न्यूरोलॉजिकली ये प्रूवन है कि दिमाग के लिए गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, ड्रग्स और रील स्क्रॉल करना एक समान ही है। और अब सोचिए कि इन ऐप्स के इतने भयानक स्वरूप के बाद इनमें एक और चीज़ बढ़ा दी जाए, जैसे कि आपकी पसंद, तो नतीजे क्या होंगे? आप जिस तरीके के वीडियोस देखते हैं, किस वीडियो पर कितना वक्त देते हैं, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, इन सारी चीज़ों को समझा जाता है और आपका एक वर्चुअल मॉडल तैयार होता है जो फिर आपको वही चीज़ें दिखाने के लिए इस्तेमाल में होगा जो आपको उस ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखे। टेक्निकल टर्म्स में इसे ही एल्गोरिथम कहते हैं। और जानिए कि इन ऐप्स का यह एल्गोरिथम आपके लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि आप ही वो एल्गोरिथम है। टेक कंपनीज जैसे मेटा, गूगल हर साल करोड़ों खर्च करते हैं ताकि इंसानी दिमाग को समझ सके और उनमें खामियां ढूंढ सके। उन खामियों को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि इंसानी दिमाग का समीकरण बहुत आसान है। अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रण में नहीं रख सकते तो वो आपको नियंत्रण में रखेगा। और यही तो ये कंपनियां चाहती है, नियंत्रण। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में महज डोपामिन की दिक्कत नहीं है, बल्कि ऐसा कंटेंट लॉन्ग टर्म में सीधा आपके नर्वस सिस्टम पर असर कर सकता है। हमारे दिमाग का नर्वस सिस्टम एक तरीके से काम करता है और ये तरीका सीखने के लिए इस दिमाग को लाखों साल देने पड़े। वो चीज़ों को देखता है, उन्हें समझता है और उसके अनुसार हार्मोन्स को रिलीज करता है। और दिमाग को इस काम के लिए वक्त चाहिए ताकि हर भावना पे वो बेहतर प्रतिक्रिया दे सके।
जिससे कि आप परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल पाए। आप अपने दिमाग को जितना शांत रखेंगे वो उतना ही अच्छे से भावनाओं को संभाल पाता है। इसीलिए मेडिटेशन जैसी चीज़ असल में फ़ायदेमंद है। हमारा नर्वस सिस्टम धीमी और स्थिर जिंदगी के लिए बना है। वो तेज सिर्फ उस वक्त काम करता है जब उसे खतरा महसूस हो। स्थिर जिंदगी के लिए बना है। वो तेज सिर्फ उस वक्त काम करता है जब उसे खतरा महसूस हो। लेकिन जब आप रील्स या फिर शॉर्ट्स देखते हैं तब आपका दिमाग उलझ जाता है। लाजमी है कि कुछ वीडियोस आपको अच्छा महसूस कराए, कुछ बुरा महसूस कराए, कुछ महत्वाकांक्षी महसूस कराए और कुछ घटिया महसूस कराए। इसमें दिक्कत इन भावनाओं की नहीं है, बल्कि दिक्कत है वक्त की। ये चीज़ें बहुत कम वक्त में हो रही है। हर 30 सेकंड में एक नया इमोशन। आपका दिमाग भले ही इस पर रिस्पॉन्ड करे, लेकिन ये इसके लिए बना नहीं है। वो समझ ही नहीं पाएगा कि किस भावना को ध्यान में लेना है। इससे दिमाग का अमेगडाला बेवजह सक्रिय हो सकता है। दिमाग का भावनाओं की तरफ धुंधला होना अच्छी बात नहीं है। इससे असल आई मुश्किलों के वक्त भी आपका दिमाग भटका हुआ ही रहेगा। कुछ घंटों की स्क्रोलिंग के बाद ही ऊर्जा की कमी महसूस होती है। वो सिर्फ एहसास नहीं है, इतने सारे स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड करते करते आपका दिमाग वाकई में थक जाता है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लंबे इस्तेमाल से दिमाग इमोशंस को रेगुलेट करने की क्षमता को गंवा सकता है। इतना ज़्यादा डोपामिन, इतना ज़्यादा स्टिमुलेशन, जायज़ है कि दिमाग का किसी और काम में मन ही न लगे। वक्त के साथ सारी चीज़ें उबाऊ महसूस होंगी, ख्याल बिखरे हुए लगेंगे, दिमाग वर्तमान में नहीं जी पाएगा। या तो बीते वक्त की गलतियां सताएंगी या फिर आने वाले कल के ख्याल, और इस सब के साथ फिसलेगा आपका वक्त जो बदकिस्मती से कभी वापस नहीं आता, कभी भी नहीं। अभी बीता हुआ ये सेकंड भी कभी नहीं आएगा। वक्त की अहमियत को समझिए, और वक्त ज़ाया ही करना है तो कम से कम तरीका अच्छा ढूंढिए। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, ये एल्गोरिथम, ये सोशल मीडिया, ये सब एक खेल है, एक आभासी खेल जो इंसानी खामियों से रचा गया है। जायज़ है आपका इसमें फंसना, लेकिन चुनना कि इस खेल में बने रहना है, ये जानकर कि इसकी कीमत ना सिर्फ आपका वक्त बल्कि आप खुद भी है। ये प्रदर्शन है आपके कमज़ोर किरदार का। आप चाहे तो 1000 तरीके हैं इन चीज़ों से बाहर आने के। बस YouTube पे सर्च कीजिए और कितनी ही वीडियोस तैयार हैं। लेकिन बात उस जानकारी की नहीं है, बात है आपकी चाहत की। क्या आप वाकई में चाहते हैं इससे बाहर आना? अगर चाहते हैं तब भी इस लाचारी का क्या करेंगे जो आपके अंदर पनप रही है? देखिए अपने आप को, क्या ये आपका रूप है? क्या इससे बेहतर नहीं है आप? लाचारी, दया की उम्मीद, ऐसे भावनाओं से घिन आना ज़रूरी है। जख्मों को चाट कर उम्मीद रखने से कुछ नहीं होगा। उम्मीद भी आत्मविश्वास की गुलाम है, और बगैर उस विश्वास के वो उम्मीद भी एक लाचारी है। मैं बस एक सलाह देना चाहूँगा, ज़रूरत को समझिए। वो चीज़ अच्छी है, बुरी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस पूछिए कि क्या वो ज़रूरी है। ज़रूरी चीज़ों को चुनने के लिए न सिर्फ ताकत लेकिन साहस भी चाहिए। ज़रूरी को समझिए और ज़रूरी को चुनिए, और एक खामी अपनाइए, खामी जो आपको बेहतर बनने के लिए मजबूर कर दे। भूख है वो खामी, महानता की भूख। फिर गुलाम हो जाइए इस भूख के, लेकिन छोड़िए मत। ना ही किसी की अवहेलना, ना ही किसी की करुणा, और ना ही खुद की संवेदना। कोई भी चीज़ उस भूख को डगमगा न पाए। भूख जिसे दया और क्रूरता में कोई फर्क ना हो, और मंजूर हो उसे वो हर कीमत जो उस भूख की भूख को मिटाए।
क्या साहस है ऐसी भूख को अपनाने का? सुकून नहीं, संघर्ष मांगिए। बिना संघर्ष के मिला सुकून भी मीठे जहर की तरह होता है। मीठा तो है लेकिन है तब भी जहर। और उस भूख को अपनाने का अगर साहस है तो जानिए कि इंसान से ज़्यादा बनना होगा, कहीं ज़्यादा। वरना वैसे भी लाचारों को शिकायत का हक नहीं देती ये दुनिया।